आई थिंक आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कल्याण बनर्जी वाले टॉपिक पे बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ही इज़ राइट। तो अभी जैसे अमिताभ चक्रवर्ती का पूरा भांडा फटा है, उन लोगों को समझ में आया है, जनता को समझ में आया है कि वो क्या कर रहे थे। एक्चुअली में ये जो जितने भी लोग जो हेस्टिंग पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, इनको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना ही नहीं था। ये आए थे ही डुबाने के लिए, हिंदुस्तान को संभालने के लिए। अगर इस हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, वो सब अगर एक तरफ हो जाए, एक जगह हो जाए, एक जैसी नीति बनाए और उनका एक मोटो हो कि हम हिंदुस्तान की जनता के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए, उनकी तकलीफ को हटाने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी को हर एक आम इंसान, हर एक आम वोटर सपोर्ट करेगा। अब बाद में कहीं ये ना हो जाए कि हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, ये वाली राजनीति ना हो जाए। আমাদের সঙ্গে পেয়েছি নাজিয়া এলাহি খান। দিদি, আপনাকে টিভি টেনে স্বাগত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই মুহূর্তে যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে সরগরম, একদিকে যেমন তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে, তেমন উল্টো দিকে বিজেপির অন্দরে সাধারণ মানুষ কি করবে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। কি বলবেন আপনি? देखिए, मैं आई थिंक आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कल्याण बनर्जी वाले टॉपिक पे बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ही इज़ राइट। जो सिनेरियो और जिस टॉपिक पर ये बात हो रही है, ही इज़ एक्चुअली राइट। और जो इतने सीनियर नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील हैं, वो हाई कोर्ट के बहुत ही जाने माने रिनाउंड एडवोकेट हैं, वो कल्याण बनर्जी जी। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ के भारतीय जनता पार्टी में आपस में सौतेलापन तो है ही है। वो तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ही बोल रही हूँ, शुरू से ही बता रही हूँ कि आपस में सौतेलापन है। और 5-6 लोगों ने जो है वो समझ लिया है कि वो पश्चिम बंगाल के अकबर बादशाह है। ये उनके दिल में एक अपने आप ही एक मन में बात आ गई है। तो अभी जैसे अमिताभ चक्रवर्ती का पूरा भांडा फटा है, उन लोगों को समझ में आया है, जनता को समझ में आया है कि वो क्या कर रहे थे। अभी जनता रिएक्ट कर रही है। जो बहुत फॉलोअर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करते आए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बात नाजिया दीदी ने भी बोला था। मैं तो चिल्ला कर बोल रही हूँ पिछले 8 महीने से कि ये जो अंदर में गुटबाजी हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में डुबाने के लिए हो रही थी। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी डूब गया, इसीलिए ये लोग बहुत शांति में बैठे हुए हैं। एक्चुअली में ये जो जितने भी लोग जो हेस्टिंग पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, इनको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना ही नहीं था। ये आए थे ही डुबाने के लिए। अदरवाइज आप देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें लाई लोकसभा में, अचानक से विधानसभा में क्या हो गया। तो आज जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे लगता है कि जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता बहुत समझदार है और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रही है। श्रीमती ममता बनर्जी भी देखिए, कॉरपोरेशन में जितने निर्दलीय जीते हैं, उन सबको उन्होंने अभी टीएम से ज्वाइन करवा लिया। ज्वाइन ही करेंगे कोई। मुझे तो कई की तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं फरहाद हकीम के साथ उनके मेयर ऑफिस में। तो पहले क्यों नहीं दिखाई दिए हैं ये लोग? ये इलेक्शन से पहले जब लोगों के का गिनती हो रहा था, जब लोग कैंडिडेट चुने जा रहे थे, तब ये इतने अच्छे काम करने वाले लोग पहले क्यों नहीं दिखाई देते हैं उनको? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चेंजेस आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स ही नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आने चाहिए। मैं तो आज भी ढूंढती हूँ कि अटल जी जैसे एक ह्यूमन लीडर, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी कूट कर भरी थी, वो कहाँ खो गए। जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर, इंदिरा गांधी जैसे लीडर आज कहाँ खो गए। सुषमा स्वराज जैसी लीडर आज कहाँ खो गई हैं। जो नीति पर चलती थी, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी होती थी, जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर में अगर अपोजिशन को अगर लथाड़ती थी तो उसमें भी तहजीब और तमीज़ हुआ करती थी। आज ऐसे लीडर दिखाई नहीं देते हैं। आज सब खाओ पकाओ करने के लिए बैठे हुए हैं। आज
सिर्फ पोस्ट के पीछे, चेयर के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो सही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, और आने वाला भविष्य जो है बहुत ख़राब हो जाएगा अगर इसको सही से, इस पॉलिटिकल सिनेरियो को सही से समेटा ना जाए, या उस रादर देन इसको ठीक ना किया जाए। যদি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেভাবে রাজ্য রাজনীতি চলছে, সরগরম পরিস্থিতি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশেও যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে কালকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 4টের সময় অখিলেশ যাদবের দূত মিটিং করবেন কালকেই, যে সমাজবাদী পার্টি আগেও আমাদের এখানে এসে অনেক কথা বলেছেন বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ক্যাম্পেইন করেছেন, কি বলবেন? गुड। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को संभालने के लिए अगर इस हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सब अगर एक तरफ हो जाए, एक जगह हो जाए, एक जैसी नीति बनाए और उनका एक मोटो हो कि हम हिंदुस्तान की जनता के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए, उनकी तकलीफ़ को हटाने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी को हर एक आम इंसान, हर एक आम वोटर सपोर्ट करेगा। अब बाद में कहीं ये ना हो जाए कि हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, हम पीएम बनेंगे, ये वाली राजनीति ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर श्रीमती ममता बनर्जी गई हैं अखिलेश जी से मिलने के लिए, एक अच्छी मीटिंग होनी चाहिए, एक सेंसेबल मीटिंग होनी चाहिए। कल उनके ममता बनर्जी के घर में अखिलेश जी का दूत आएंगे, उनके साथ मीटिंग का है कल 4 बजे कालीघाट में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल में जा कर के काम करना चाह रही है, तो एक अच्छा सपोर्ट है। अभी हालिया में हम लोगों ने देखा था शरद पवार जी के साथ भी मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी जी के साथ भी मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए, इतनी जल्दी तो तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी बन नहीं जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत नेता जुगाड़ करने पड़ेंगे, बहुत जगह जाना पड़ेगा, बहुत लोगों के साथ टाई अप करना पड़ेगा, तो अच्छी पहल है। और श्रीमती ममता बनर्जी, मैं सिर्फ श्रीमती ममता बनर्जी जी के बारे में बात कर रही हूँ कि श्रीमती ममता बनर्जी जी में इतनी कैपेसिटी है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी बना देंगी। लेकिन जो उनका ग्रुप यहाँ काम करता है पश्चिम बंगाल में, उस ग्रुप से नहीं होगा। उनको एक नए लीडर, एक नया फेस, नया वोकल वॉइस, नई महिलाएं उनको लानी पड़ेंगी मैदान में, तब जा कर के ये नेशनल पार्टी में उभरेगा। अभिषेक बनर्जी से होगा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभिषेक बनर्जी से होगा कि नहीं होगा, कि वो क्या करते हैं नहीं करते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं श्रीमती ममता बनर्जी जी को आज से नहीं, जब मेरी उम्र 14-15 साल की थी तब से मैं उनको जानती हूँ। मैंने उनके काम के तरीके को देखा है, मैंने उनके पॉलिटिक्स करने के तरीके को देखा है, मैंने उनके सोशल करने के तरीके को देखा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सोशल करना इंडियन पॉलिटिक्स में सिखाया। इंडियन पॉलिटिक्स में अभी के सिनेरियो में ममता बनर्जी ने सोशल वर्क करना सिखाया। व्हीलचेयर देना, साइकिल देना, फ़ोन देना, स्कूटी देना, ये चीज़ें, ये सोशल वर्क का पार्ट है, लेकिन उन्होंने सिखाया इंडियन पॉलिटिक्स को। तो मैं मात्र श्रीमती ममता बनर्जी पे बोल रही हूँ कि मुझे और मेरे जैसी कई महिलाएं हैं, कई युवा हैं और कई लोग हैं जिनको श्रीमती ममता बनर्जी पे पूरा भरोसा है, 110% भरोसा है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएंगी। लेकिन उनके यहाँ के ग्रुप से नहीं हो पाएगा। उनको वोकल वॉइस, उनको अच्छे लोग, उनको पढ़े लिखे काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, जो वो कोशिश कर भी रही हैं, वो लोगों से मिल भी रही हैं, तब जाकर के उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। নাজিয়া দি, আর একটা কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা জানি যে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ, যেখানে 26শে জানুয়ারি আমাদের বাংলার ট্যাবলো ক্যান্সেল করা দেওয়া হয়েছে, কি বলবেন? যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের গর্ব। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, और मैंने हमेशा मंच पे कहा है कि सिर्फ नेताजी की नीतियों को मंच में एक बार बोलने से उनको ऑनर नहीं मिलता है, उनकी नीतियों पे चलने से ऑनर मिलता है। मंच सज जाता है, लोग माइक पर लेकर के उनकी एक एक नीतियों को लोग दोहरा देते हैं, लेकिन कभी भी उनकी नीतियों पे चलने पर गवारा नहीं होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जो ऑनर मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं मिला है। जो एक मान्यता मिलनी चाहिए थी वो आज भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी जस्टिस की ज़रूरत आज भी है। उनके परिवार में भी उनका कोई ग्रैंड सन है जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनको चंद्र बोसु, उनको भी आज तक भारतीय जनता पार्टी गुड फॉर नथिंग की तरह ही देखती है।
सिर्फ एक टिकट दे देती है लोकसभा का या विधानसभा का, इसके बाद तो उनको काम करने का मौका ही नहीं देती है, जिसका ब्लड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली से आ रहा है। तो देखिए आज जितने भी जो हम लोगों के बहुत प्राउड का जो फैक्टर रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया गया है। कंगना रनावत तो बैठ करके ही बोल चुकी हैं इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे कि आज़ादी हमको भीख में मिली है, 2014 में हमको आज़ादी मिली है। तो डेफिनेटली इस तरह से तो इंसल्ट चला ही आ रहा है, और उसको कंट्रोल करने की कोई एक कंट्रोल जो करने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो लीगल स्टेप हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेप हो, चाहे वो पीएम की तरफ से स्टेप हो, वो तो हो नहीं रहा है। लोगों के मुंह तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज फ्रीडम फाइटर्स को लोग बेइज्जत कर रहे हैं, कंगना जैसे लोग बेइज्जत कर रहे हैं, जिसको तिसको उठा करके नेशनल अवार्ड दे दिया जाता है। तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हिंदुस्तान से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अदरवाइज इसी तरह का क्रिमिनल माइंडेड के लोग, मुंहफट लोग, जो जिसको चाहेंगे उसको बेइज्जत करेंगे, वो मंच पर बैठ करके ताली लूटेंगे, वाहवाही लूटेंगे। और दो चार ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म सिखाता क्या है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू धर्म ने कभी सिखाया है कि किसी औरत को गाली दो? सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? त्याग होता है, सोशल होता है। सनातन धर्म का मतलब होता है किसी का हेल्प करना। सनातन धर्म मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो हमेशा दूसरे के सहयोग के लिए काम में आते हैं, जो हमेशा तपस्या के लिए काम में आते हैं, जो हमेशा पेशेंस के लिए माने जाते हैं, इसका मतलब होता है सनातन धर्म। ये थोड़ा ही होता है कि तुमने बीजेपी छोड़ने की बात कही है तो तुमको हम प्रोस्टिट्यूट बना देंगे, तुमको हम गाली देंगे। ये सब सनातन धर्म नहीं होता है। तो ये दो चार लोग जो हिंदुत्व का राग रहे हैं, इन जैसे लोगों को जेल में भेजना चाहिए, इन जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहिए। आज संसद के जितने साधु संतों ने इतनी गालियां दी, नथुराम गोडसे को इतना वाहवाही दिया, और गांधी जी को क्या क्या नहीं बोला, यहाँ तक कि अपने अभद्र भाषा में हरामी तक बोल दिया गया गांधी जी को, फादर ऑफ नेशन को। ऐसे लोगों को जेल से बाहर निकलने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए। तब जाकर के हिंदुस्तान फिर से सुधरेगा, हिंदुस्तान में फिर से एक पीसफुल माहौल क्रिएट हो पाएगा। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সরাসরি আলোচনা করার জন্য। নমস্কার।